बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। चाल, अमन, शशिकांत, सोनू, अभिषेक। आज के बाद 23 को क्यों आएंगे सर आप? कल तो मैराथन की वजह से ऑफ रहेगा और सैटरडे में आपकी क्लास होती नहीं है, तो फिर हम लोग मंडे में मिल रहे होंगे बच्चों। कल मैराथन है एक, उसकी वजह से क्लास नहीं होगी, इस वजह से। एक बार बताइए, आवाज़ ठीक आ रही है क्या आप तक? वॉइस आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी बढ़ जाएगी वॉइस। ठीक है। तो ये बताइए एक बार कि जो कल हम लोगों ने पढ़ाया था, हम लोग आपको पिछली क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको ये बताया था कि हम आपको आवर्त सारणी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करा रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। तो हमारा जो पीरियड शुरू हुआ था, हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ था, वो था आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी को आपने कहा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कहा आपने। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग तीन बातें पढ़ेंगे। तीन बातें आपको पढ़ाने की कोशिश की। आवाज नहीं आ रही है क्या? बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, एक बार बताइए। आवाज नहीं आ रही है क्या, एक बार बताएंगे? तो हमने कहा कि इस आवर्त सारणी में हम तीन बातें आपको पढ़ाने के लिए आए थे। पहली बात, हमने आपको परिभाषा बताई कि डेफिनेशन क्या होती है। सभी रासायनिक तत्वों का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसी तालिका में, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसी तालिका में, हमने कहा किसे कहते हैं? हम लोग आवर्त सारणी को कहते हैं। यहाँ से आगे बढ़े तो हम उसका इवोल्यूशन या उसका विकास क्रम पढ़ने के लिए आए। और इसका विकास क्रम, इवोल्यूशन पढ़ने के लिए हमने आपको बताए, यहाँ पर हम लोग चल रहे थे कि सर, हमने पहले प्रोस्ट की संकल्पना को देखा कि प्रोस्ट क्या कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि द्रव्यमान संख्या का परमाणु के रासायनिक गुणों से जरूर कोई संबंध होता है। द्रव्यमान संख्या का परमाणु के रासायनिक गुणों से संबंध होता है। यहां से आगे आए तो डोबेर्नर आए, और डोबेर्नर ने 1817 में एक बात कही, उसका नाम था त्रिक मॉडल। और वो जो त्रिक मॉडल था, उन्होंने कहा कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बात किसने बताई? ये बात डोबेर्नर ने बताई। यहां से आगे चले तो हमें डोबेर्नर के बाद एक व्यक्ति मिले जिसका नाम था न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने बताया, अष्टक नियम दिया। उसने कहा कि अगर अगर हम रासायनिक तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखते हैं, रासायनिक तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो प्रत्येक आठवें तत्व के रासायनिक गुण पहले तत्व के रासायनिक गुण के बराबर होते हैं। उन्होंने बताया कि ये ठीक ऐसा होता है जैसा संगीत में सारे गामा पाधा निधि सा, सा के बाद फिर आठवां नंबर जो सा आता है, जैसे सारे गामा में होता है, ठीक ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है। इसी को इन्होंने अष्टक नियम बताया। और इनकी तकलीफ ये आई कि इन्होंने जो 56 तत्वों को अरेंज किया, 56 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, इन 56 तत्वों में इनके बताए गई जो नियम, इनके बताया गया जो सिद्धांत था कि हर आठवां तत्व पहले तत्व के जैसा गुण रखता है, वो कैल्शियम के बाद लागू नहीं हो पाया। इन्होंने
पहले तत्व पर हाइड्रोजन को रखा और अंतिम स्थान पर थोरियम को रखा, लेकिन कैल्शियम के बाद इनकी ही बातें लागू नहीं हो पाई, ये बात बताई। और ये कहा गया कि ये जो बता रहे हैं ये केवल कुछ तत्वों पर ही लागू होता है, कुछ हल्के तत्वों पर ही ये लागू होता है। ये बात न्यूलैंड के अष्टक नियम में बताई गई। अब यहां से आगे ध्यान देंगे, ये जो अष्टक नियम है ये भी परमाणु द्रव्यमान से संबंध बता रहा है। ये भी कहता है कि सर, ये भी कहता है कि जो तत्वों के रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान से, एटॉमिक मास से संबंध रखते हैं। और ऐसी ही बात 1869 में जाके एक व्यक्ति आएंगे जिसका नाम मेंडलीफ होगा। मेंडलीफ न्यूलैंड के अष्टक नियम को देखेंगे, समझेंगे और अपनी एक संरचना दे देंगे जिसे कहा जाएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ भी यहां पर जब हम न्यूलैंड की बात करते हैं तो न्यूलैंड ने जहां 56 तत्वों को सजाने की कोशिश की, 56 तत्वों को सजाने की कोशिश की, वही मेंडलीफ कोशिश करेंगे 63 तत्वों को सजाने की। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये आपकी हेडिंग होगी आज की, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने, पहले शांति से सुने। पहली बात ये कह रहे हैं कि जो तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, रासायनिक तत्वों का इनके परमाणु द्रव्यमानों से संबंध होता है। रासायनिक तत्वों का इनके परमाणु द्रव्यमानों से संबंध होता है। अगर हम रासायनिक तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखें, ध्यान से सुने, अगर रासायनिक तत्वों को उनके द्रव्यमान के आरोही या बढ़ते या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एक अंतराल के बाद, एक समय के बाद तत्व अपने गुणों को दोहराने लगते हैं, तत्व अपने गुणों को दोहराने लगते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, मेंडलीफ कह रहे हैं कि यदि हम रासायनिक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखते हैं, बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो एक समय के बाद तत्व अपने गुणों को दोहराने लगते हैं। ये बात किसने बताई? ये बात मेंडलीफ ने पहली बात बताई। क्या कहा किताबी भाषा में, क्या कहे मेंडलीफ? किताबी भाषा में मेंडलीफ कह रहे हैं कि जो तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमानों का आवर्ती फलन होते हैं। जहां डोबेर्नर ने 56 तत्वों को सजाया था वहीं मेंडलीफ 63 तत्वों को सजाते हैं। और मेंडलीफ ये कहते हैं कि कुछ ऐसे पड़ी हुई, यहां देखिए ध्यान से, मेंडलीफ ये कह रहे हैं कि एक ऐसी टेबल मैं बना के दूंगा, ये मेंडलीफ की टेबल नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी टेबल बना के दूंगा जिसमें पड़ी हुई लाइनों को, ये जो पंक्तियां होंगी, जो पड़ी हुई पंक्तियां होंगी, जो क्षैतिज पंक्तियां होंगी, इन क्षैतिज पंक्तियों को आवृत्त कहा जाता है, इन क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा जाएगा, और इन खड़ी हुई पंक्तियों को समूह या ग्रुप कहा जाएगा। ये बात मेंडलीफ कह रहे हैं, ये बात मेंडलीफ कह रहे हैं। लेकिन मेंडलीफ के साथ समस्या ये निकल कर आई कि मेंडलीफ भी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को नहीं समझा पाए कि उन्होंने हाइड्रोजन को दो जगह रख दिया। हाइड्रोजन को एक स्थान यहां दिया उन्होंने, और हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में यहां, और हाइड्रोजन को एक स्थान उन्होंने हैलोजन ग्रुप में दे दिया। ये बात मेंडलीफ जो है ये पूरा नहीं कर पाए। जब ये बात पूरे तरीके से नहीं समझा पा रहे थे तो इससे आगे एक व्यक्ति आएंगे और उन व्यक्ति का नाम होगा मोज़ले। और फिर अगली जो पीरियोडिक टेबल होगी वो होगी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल, या जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहेंगे।
तो आइए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कहा मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो क्या कहते हैं मेंडलीव के अनुसार, मैं लिख रहा हूं जो बातें बोली हैं। मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये टेक्निकल भाषा जो एनसीईआरटी लिखती है, आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक समय के बाद तत्व अपने गुणों को दोहराने लगते हैं। एक समय के बाद तत्व अपने गुणों को दोहराने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं? द फिजिकल एंड केमिकल properties of chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass, their atomic mass। परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। एक बात तो ये हुई। इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य भाषा में लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक अंतराल के बाद या एक गैप के बाद तत्वों के गुणों में दोहराव आता है। तत्वों के गुणों में दोहराव आता है। यह बात इसकी निकल कर आई। तत्वों के गुणों में दोहराव आता है, यह बात निकल कर आई। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात, अच्छा यहां पर एक बात लिखेंगे, कि ये जो बात बताई मेंडलीफ ने, ये बात बताई 1869 में। ये बात 1869 में बताई। चलिए एक बात तो ये हो गई। अगली बात क्या बताया? इनके समय में जो ज्ञात तत्व थे वो कितने थे? इनके समय में जो ज्ञात तत्व थे वो 63 थे। इन्होंने कितने तत्वों को अरेंज किया? तो 63 तत्वों को अरेंज किया। ज्ञात तत्व इनके समय में 63 थे। और इन्होंने क्या कहा कि सर जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें आवर्त कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उन्हें समूह कहा जाता है। तो इन्होंने सात क्षैतिज पंक्तियां बनाई। 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई। हॉरिजॉन्टल रो बनाई। और इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने नाम दिया पीरियड या आवर्त कहा। पीरियड या आवर्त कहा। 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई और इन्हें इन्होंने पीरियड कहा। और दूसरी बात, 9
9 इन्होंने ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनाई, 9 इन्होंने ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलम बनाए, 9 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां या वर्टिकल कॉलम बनाए, और इन वर्टिकल कॉलम को नाम दिया समूह या ग्रुप। ग्रुप कहो, समूह कहो या वर्ग कहो, वर्ग कहो। ये बात इन्होंने बताई, ये बात इन्होंने बताई। तो आवर्त कौन सा होता है? क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह कहते हैं। दो बातें इन्होंने बताई, दो बातें इन्होंने बताई। और अरेंज कर दिया इन्होंने 69 तत्वों को, अरेंज कर दिया 69 तत्वों को। समस्या क्या इनके सामने आई, इनके सामने प्रॉब्लम क्या आती है, लिमिटेशन क्या है इसकी, सीमाएं, लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने हाइड्रोजन को 2 जगह रख दिया। इन्होंने हाइड्रोजन को 2 जगह रख दिया, पहली बात, जबकि एक जगह रखना चाहिए था। इन्होंने हाइड्रोजन को 2 स्थानों पर रखा, 2 स्थानों पर रखा या 2 स्थान दिए, जबकि उसके लिए एक स्थान निर्धारित था। ये हाइड्रोजन का कोई एक स्थान तय नहीं कर पाए, कोई एक स्थान नहीं तय कर पाए। तो प्लेस्ड हाइड्रोजन एट 2 प्लेसेस, 2 जगहों पर रखा। एक बात तो इनकी ये सीमा हुई। कहां कहां पर रखा? सर, एक जगह तो इन्होंने हाइड्रोजन को रख दिया क्षार तत्वों में, जो ग्रुप 1 में था। अभी आप पढ़ेंगे कहां होते हैं क्षार तत्व। बेस एलिमेंट में रख दिया, बेस एलिमेंट में रख दिया। और एक जगह रख दिया हैलोजन ग्रुप में, जो ग्रुप 17 है। हैलोजन ग्रुप जो है, जो आज का ग्रुप 17 है, वहां रख दिया, जहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये जो थे यहां पर रख दिया। उन्होंने कहा कि इसके जैसे गुण रखते हैं। तो मेंडलीव की समस्या ये थी कि वो हाइड्रोजन का स्थान एक जगह तय नहीं कर पाए कि मुझे इसे कहां रखना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हुई कि ये अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दे पाए। अक्रिय गैसें जो बाद में खोज हुई, अक्रिय गैसों का स्थान नहीं दिया। जो बाद में खोज हुई उसका स्थान इन्होंने नहीं दिया, जैसे हीलियम है, जैसे क्रिप्टॉन है, जैसे जेनॉन है, जैसे रेडॉन है। तो उनका स्थान ये जो आपके मेंडलीव थे, उनका स्थान तय नहीं कर पाए, उनका स्थान नहीं तय कर पाए। नॉट असाइन प्लेसेस ऑफ नोबेल गैसेस, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और एक बात और भी थी, एक बात और भी थी। वो क्या थी? वो ये थी कि इन्होंने कई जगहों पर ऐसा देखा। ऊपर तो क्या कह रहे हैं कि बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में अगर मैं रखूं, अपनी बात में क्या कह रहे हैं? बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में रखता हूं तो एक अंतराल के बाद, एक समय के बाद इसके जो गुण होते हैं वो दोहराते हैं। अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखता हूं तो। लेकिन खुद ही इन्होंने कम द्रव्यमान को पहले रख दिया और ज्यादा द्रव्यमान को बाद में रखा। तो तीसरी समस्या ये आई कि इन्होंने कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया, कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा, कोबाल्ट को निकिल से इन्होंने पहले रखा। जहां कोबाल्ट का जो परमाणु भार था वो 58.9 है और निकिल का जो परमाणु भार है वो 58.6 है।
तो इनके अनुसार निकिल को पहले रखना चाहिए, निकिल को पहले रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया। ये सीमाएं थी किसकी? ये मेंडलीफ की सीमाएं थी। एक बार मैं दोहराता हूं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो 1869 में दी गई, उसने कहा कि रासायनिक और भौतिक गुण किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, एक समय के बाद दोहराते हैं। उस समय पर इन्होंने 63 तत्वों को रखा और सात जो है इन्होंने पड़ी हुई लाइनें बनाई और 9 इन्होंने वर्टिकल कॉलम बनाए। पड़ी हुई लाइनों को पीरियड कहा गया। खड़े हुए जो इन्होंने पंक्तियां बनाई उन्हें ग्रुप कहा गया। लेकिन इनकी भी सारणी को परफेक्ट सारणी नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि हाइड्रोजन को एक उचित जगह नहीं दे पाए, अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया और कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया, जबकि कोबाल्ट का वजन, कोबाल्ट का द्रव्यमान निकिल के द्रव्यमान की तुलना में कम है। यहां तक बात क्लियर है क्या? एक बार बताइए। चलिए, अच्छा, कल हमने क्या बताया था? कल हमने बताया था कि डोबेर्नर ने जो लिए थे तत्व, डोबेर्नर ने 56 तत्व लिए थे। डोबेर्नर ने 56 तत्व लिए थे, जबकि आपके जो ये मेंडलीफ हैं ये 63 तत्व ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम लोग अब पढ़ेंगे मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। हेडिंग देंगे आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने बनाया इसे? इस आवर्त सारणी को बनाया मोसले ने 1913 में। तो इस पीरियोडिक टेबल को बनाने वाला कौन था? मोज़ले कह सकते हो या मोसले कह सकते हो। 1913 में। 1913। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेपर का सवाल बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेपर का सवाल बता रहा हूं। क्या सुनिएगा ध्यान से कि जो पीरियड, अब आते हैं आवर्त सारणी में किसकी? हम लोग मोज़ले की आवर्त सारणी में। अभी तक जो आपने देखा, प्रोस्ट की बात की, उसने भी कहा कि सर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का तत्वों से कोई संबंध होता है। सर परमाणु द्रव्यमान का तत्वों से कोई संबंध होता है। यही सही बात, ऐसी ही बात आगे जाकर डोबेर्नर ने कही कि परमाणु द्रव्यमान का तत्वों से संबंध होता है। और ऐसी ही बात किसने कही? आगे जाकर मेंडलीफ ने कही कि, और ऐसी बात न्यूलैंड भी कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान का तत्वों से संबंध होता है। लेकिन जब हेनरी मोसले आते हैं तो हेनरी मोसले कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का नहीं, परमाणु क्रमांक का तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों से संबंध होता है। फिर दोहरा रहा हूं कि मोसले कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान का नहीं, परमाणु क्रमांक का जो है किसी तत्व के रासायनिक गुणों से संबंध होता है। जैसे जैसे किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में अंतर आ जाता है, प्रोटॉनों की संख्या ही तो परमाणु क्रमांक बताती है। आपने पीछे पढ़ा है कि प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक बताती है। तो प्रोटॉनों की संख्या के अंतर आने पर कोई तत्व भारी हो सकता है, कोई तत्व हल्का हो सकता है, कोई तत्व चमकदार हो सकता है, कोई तत्व ऐसा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, कोई तत्व ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के
आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मैं बताता हूं दोबारा से। मोजले या हेनरी मोजले ने इस बात को लिखी तो लिखा, क्या बताया, ध्यान से सुने। मोजले के अनुसार, मोजले के अनुसार, ध्यान से सुनेंगे क्या कहते हैं मोजले, कि किसी तत्व के, बताएंगे एक बार, बताइए कि मोजले क्या बताएंगे, परमाणु द्रव्यमान को मान्यता देंगे या परमाणु क्रमांक को, कमेंट में बताइए। किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सेम भाषा बताई लेकिन कुछ अंतर बताया, आवर्ती फलन होते हैं। कोई इस बात में यह बताएगा कि यहां पर मेंडलीफ और मोजले में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? आवर्ती फलन होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of atomic, their atomic number, their atomic number। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहां क्या निकाल कर आए बात, मोजले की बात क्या निकाल कर आई? मोजले ने यह कहा कि सर परमाणु द्रव्यमान नहीं मान रहा हूं, परमाणु क्रमांक अगर गलत है, परमाणु क्रमांक अगर घट रहा है या परमाणु क्रमांक अगर बढ़ रहा है, इससे किसी भी तत्व के रासायनिक या भौतिक गुण, रासायनिक या भौतिक गुण बदल रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि जब मैं परमाणु क्रमांक की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या। मतलब ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मतलब ये कह रहे हैं मोजले कि अगर परमाणु क्रमांकों की संख्या या तो घटे या परमाणु क्रमांकों की संख्या बढ़े, तो घटने या बढ़ने से, इसमें कोई भी चेंज आने से तत्व के गुणों में भिन्नता आ जाती है, तत्व के गुणों में अंतर आ जाता है, तत्व के गुणों में अंतर आ जाता है। यह बात हुई, यह बात हुई कि तत्व के गुणों में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, इन्होंने कहा कि मैं भी वही बात कह रहा हूं, मैं भी वही बात कह रहा हूं जो मेंडलीव कह रहे थे कि सर जो क्षैतिज कतारें थी, जो क्षैतिज कतारें या क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें हॉरिजॉन्टल रो कह रहे हैं, उन्हें मैं भी आवर्त कह रहा हूं, उन्हें मैं भी आवर्त कह रहा हूं, मैं भी उन्हें पीरियड कहता हूं, और मेरे हिसाब से भी वो साथ हैं, मेरे हिसाब से भी वो साथ हैं। सब नोट करते रहना है बच्चों। और जो ऊर्ध्वाधर कतारें हैं, जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई कतारें हैं, खड़ी हुई पंक्तियां हैं, जिन्हें वर्टिकल कॉलम कहा गया, जहां वर्टिकल कॉलम को समूह कह रहे थे या वर्ग कह रहे थे या अंग्रेजी में ग्रुप कह रहे थे, मैं भी वही कह रहा हूं जो मेंडलीव कह रहे थे
मैं भी वही कह रहा हूं जो मेंडलीव कह रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी संख्या 18 है। मेरे हिसाब से इसकी संख्या 18 है। मोजले की आवर्त सारणी में खड़ी हुई पंक्तियों की संख्या 18 है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में खड़ी हुई पंक्तियों की संख्या को 9 रखा गया। बात ध्यान से समझें। वो भी आवर्त, वो भी पड़ी हुई लाइनों को पीरियड कह रहे थे, ये भी इसको क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम लोग मोजले की आवर्त सारणी कह रहे हैं। ये वही है। ध्यान से देखेंगे, अगर आप इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अगर आप इन पड़ी हुई लाइनों को पढ़ें, मतलब इन खड़ी हुई लाइनों को पढ़ेंगे, तो आपको ये लाइनें टोटल 18 मिलेंगी। इन 18 को ही ग्रुप कहा जाएगा, इन्हें ही ग्रुप कहा जाएगा। टोटल 18 को हम क्या कहेंगे, खड़ी हुई लाइनों को हम क्या कहेंगे, इन्हें ग्रुप कह रहे होंगे। लेकिन ये जो पड़ी हुई लाइनें होंगी, बच्चों ध्यान से समझना, ये जो पड़ी हुई लाइनें हैं, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये हुई, ऐसे ये हुई, ये आधी इधर, ये पूरी की पूरी ये जो शुरू होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। तो सर ऐसे खड़ी हुई लाइनें और पड़ी हुई लाइनों को हमने क्या कह दिया, हमने ग्रुप और पीरियड में बांट दिया। एक बात तो ये हो गई। बात समझे क्या? अब ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। इधर देखो जरा, इधर देखो। अब आपके समझने का टाइम आ गया है। यहां से केमिस्ट्री शुरू होती है, केमिस्ट्री की रीड यहां से शुरू होती है। देखो ध्यान से, मैंने क्या पढ़ाया आपको, परिभाषा पढ़ाई, विकास क्रम पढ़ाया, और आज आप पढ़ेंगे इस आवर्त सारणी के गुण, प्रॉपर्टीज, गुणों को पढ़ना शुरू करेंगे। अब ध्यान से देखिए जरा, एक एक गुण को देखते जाएंगे और एक एक गुण को समझते जाएंगे। देखना, पहला हेडिंग देंगे क्या, अभी समझाऊंगा, वो खत्म नहीं हुआ है। वो जो बच्चे आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आपने संयोजकता को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अरे कुछ नहीं छोड़ा है भैया, वो सब यहां आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है, अभी समझाऊंगा। देखो ध्यान से इधर देखो जरा। तो आपने कहा सर ये हो गया। अब यहां देखो 4 ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में, किसी को एस कहा, किसी को पी कहा, किसी को एफ कहा, किसी को डी कहा। सर ये एसपी डीएफ कहां से आए, क्यों आए, ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। ये जो 2 ग्रुप है ना, जिनमें ग्रुप संख्या 1 और ग्रुप संख्या 2 है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो ग्रुप संख्या 1 ग्रुप संख्या 2 है, इसे एस ब्लॉक कहते हैं, और यहां से लेकर यहां जो जाएंगे, ये जो होगा, इसे पी ब्लॉक कहते हैं। आपको आफबाउ का नियम याद आ रहा है, जहां उन्होंने 4 उपकक्षाएं बताई थी, जहां उन्होंने 4 सबशेल बताई थी, एसपीडीएफ। उन एसपीडीएफ के नाम पर ही मोजले ने बहुत दिमाग लगाकर एक आवर्त सारणी बनाई, और वो जो आवर्त सारणी बनाई, उनके एसपीडीएफ के नाम पर उनको ब्लॉक का नाम दिया जा रहा है। इसे एस ब्लॉक कहा, इसे पी ब्लॉक कहा, इसे डी ब्लॉक कहा, इसे क्या कहा, इसे डी ब्लॉक कहा। और ध्यान से सुने, 87 नंबर पर एक लेंथेनम आता है, 89 नंबर पर, 89 नंबर पर एक्टेनम आता है। इन दोनों के जैसे ही और बहुत सारे बच्चे इस आवर्त सारणी में हैं। इन दोनों गुणों के, इन दोनों तत्वों के जैसे और बहुत सारे तत्व इस आवर्त सारणी में हैं, जो लेंथेनम और एक्टेनम के जैसा गुण रखते हैं। उनको यहां नहीं रखा गया, भीड़ हो जाएगी, एक जैसे भीड़ हो जाएगी, इसलिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया, अलग से एक ब्लॉक बनाया गया, जिसे एफ ब्लॉक कहा गया। और इस एफ ब्लॉक में लेंथेनम के बच्चों को, एक्टेनम के बच्चों को रख दिया गया, जिसे एफ ब्लॉक कहा। तो हमने ये एस ही क्यों है, पी ही क्यों है, डी ही क्यों है, ये तो आप सब समझेंगे।
इसको तार तार समझ लेंगे। किंतु अभी तक आपको यह समझना है कि ये जो ग्रुप 1 है, ये जो ग्रुप 2 है, अगर कोई भैया कोई दीदी आपसे ये पूछे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो हम बताएंगे ये एस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। सर यहां से आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18 कौन से ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आता है। और 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर ये 12 तक कौन से ब्लॉक में आता है? ये डी ब्लॉक में आता है। और सर ये जो एफ ब्लॉक है, ये लेंथेनम और एक्टेनम के ये जो ग्रुप हैं, ये किस में आते हैं? ये सर एफ ब्लॉक में आते हैं। ये सारे के सारे एफ ब्लॉक में आते हैं। यहां तक हमने इतनी बात समझी, कि सर ये ब्लॉक क्या चीज है, ब्लॉक क्या चीज है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रुप, ये जो वर्ग कह रहे हैं आप, ये जो ग्रुप कह रहे हैं आप, इन ग्रुप के समूह को ही आप ब्लॉक कह रहे हैं, ब्लॉक कह रहे हैं। दो बातें यहां तक समझी। अब यहां से जब आगे आप चलते हैं समझना, यहां से जब आप समझना शुरू करते हैं, तो यहीं से मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा आवर्त सारणी के गुण। यहीं से आपको समझना पड़ेगा आवर्त सारणी के गुण। और यहां से आप समझोगे कि क्या होती है केमिस्ट्री, क्या होती है केमिस्ट्री। पीरियड्स एक ही मिनट में तार तार दिमाग के तार हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। 4 गुण मैं इसके आपको बताऊंगा, 4 गुण आपके बताऊंगा। अभी तो टाइम 15 मिनट बचा है, तो सर 4 गुण बताऊंगा। कुछ आज की क्लास में देखेंगे, कुछ कल की क्लास में देखेंगे। तो यहां लेंथेनम 87, एक्टेनम 89, इनके बाद के जितने भी ये आते हैं, आपके क्या कहेंगे, तत्व आते हैं, इन्हें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलो अब सुनो ध्यान से, 4 गुण मैं आपको बताऊंगा। इसके पहला गुण क्या बताऊंगा? वो जो मेरे भैया मेरी दीदी मुझे ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि आप छोड़ के पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाना नहीं आता, उसे संयोजकता, उन बच्चों को बताऊं कि बच्चों संयोजकता आप यहां पढ़ोगे, जिसे वैलेंसी कहते हैं, एक बात तो यहां पढ़ोगे आप, यह आवर्त सारणी का एक गुण होगा। दूसरा गुण यही आप पढ़ेंगे आवर्त सारणी में, जिसे कहेंगे परमाणु की त्रिज्या। ये देखेंगे कि परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम की क्या कहानी होगी, ठीक है सर। और तीसरा गुण परमाणु की त्रिज्या के बाद आप यहां पढ़ेंगे धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक और अधात्विक गुण, यहां पर इस गुण को पढ़ेंगे। पूछेगा बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है कि अधात्विक गुण बढ़ता है, इसे कहेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये पढ़ेंगे। दरअसल धात्विक और अधात्विक गुण में ही हम विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता पढ़ते हैं। तो यहीं पर आप पढ़ लेंगे। इसी को जब आप आगे पढ़ेंगे तो यही एक गुण पढ़ेंगे जिसको कहते हैं विद्युत धनात्मकता, पॉजिटिविटी, या ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा गुण ये पढ़ेंगे। और चौथा गुण हम लोग पढ़ेंगे क्या? आयनन विभव।
चौथा गुण हम पढ़ेंगे आयनन विभव। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयोनाइज्ड एनर्जी, ये गुण हम पढ़ेंगे, आयोनाइज एनर्जी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पढ़ना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, चलो सुनो। क्या मैं इसे ये कह सकता हूं क्या? इसे मैं ग्रुप 1 कह सकता हूं? इसे मैं ग्रुप 1 कह सकता हूं क्या? हां जी कह सकते हो। इसे ग्रुप 2 कह सकते हो? हां जी इसे ग्रुप 2 कह सकते हो, इसे ग्रुप 2 कह सकते हो। अब ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना कैसे कैसे समझना है। और इसे मैं हाइड्रोजन और हीलियम को मैं आवर्त पीरियड 1 कह सकता हूं? हां, आवर्त को पीरियड कह सकते हो। अब देखो ध्यान से सुनो जरा। अब आपकी परीक्षा है भाई, आपकी परीक्षा है। क्या परीक्षा है आपकी? अब आप पढ़ेंगे आफबाऊ का, पहला गुण पढ़ रहे हैं, पहला गुण पढ़ रहे हैं संयोजकता। संयोजकता, वैलेंसी। अब निकालो तुम वैलेंसी, जितना तुम्हारा मन करे उसकी निकलवाओ। जो तुम बोलोगे मैं उसकी निकालूं और देखता चलूंगा, समझाता चलूंगा। यहां आओ वैलेंसी निकालने के। देखो पहला गुण उठाया आवर्त सारणी का, जिसका नाम हुआ संयोजकता, उसका नाम हुआ संयोजकता। अब देखो ध्यान से, देखो जब संयोजकता पढ़ने आए तो हाइड्रोजन को लूं, पहले हाइड्रोजन को लूं, फिर दूसरे नंबर पे लूंगा हीलियम को, तीसरे पे लूंगा लिथियम को, फिर लूंगा बेरिलियम को, फिर बोरोन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को, नियोन को। अब मैं एक आवृत्त में आपको संयोजकता पढ़ाना चाहता हूं, एक आवृत्त में संयोजकता पढ़ाना चाहता हूं। आओ जल्दी से देखो, फटाफट देखो कौन से गुण पर पढ़ने आए? संयोजकता के गुण पर पढ़ने आए। पहले पर आए, पहले आवर्त पर आए, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड पे आए। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? पहले आवर्त में आए, तत्व कितने हैं? पहले आवर्त में आपको तत्व मिलेंगे, 2 तत्व हैं, 2 एलिमेंट हैं। सर 2 एलिमेंट का क्या क्या नाम है? 2 एलिमेंट का क्या क्या नाम है? सर एक का नाम हाइड्रोजन है और एक का नाम हीलियम है। सर क्या निकालेंगे? इसकी संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता क्या होता है? संयोजकता क्या होता है? किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में, पीछे लिखवा चुका हूं भाई, सबसे, ये जो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी तत्व की सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। विश्वनाथ केवल कैल्शियम की नहीं, यूरेनियम की, थोरियम की, सबकी निकालेंगे। शांति रखो थोड़ा, ठीक है। चलो यहां पर आए आप लोग, यहां पर आए। आपने देखा सर पहले आवर्त में आए, पहले आवर्त में आने के बाद आपको कितने तत्व मिले? 2 तत्व मिले। एक तत्व का नाम क्या हुआ? हाइड्रोजन। दूसरे तत्व का नाम क्या हुआ? हीलियम। ध्यान से सुनते रहना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 2। ध्यान से सुने, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 2। आइए सर एक बात और याद करनी पड़ेगी आपको इसको समझने के लिए। आफबाउ का लो याद करना पड़ेगा। आफबाउ क्या बताता था? ऐसे बताता था 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s, ऐसे करता हुआ आफबाउ चलता था। यह बताया था। पहली कक्षा का नाम क्या है? पहली कक्षा का नाम 1s है। पहली कक्षा का नाम 1s है। आइए हाइड्रोजन पर आइए। हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। 1, ठीक है सर।
तो सूत्र क्या बना अफबाउ के हिसाब से? 1s, पहली कक्षा का नाम 1s, इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1 आए। और s कक्षा में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। p कक्षा में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। d कक्षा में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। f कक्षा में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आए? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1 इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया। बात समझे? चलो दूसरी कक्षा में आए, मतलब इसको लिया, हीलियम को लिया। हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 है। कक्षा कितनी आएंगी? सर 1 ही आएंगी। कक्षा कितनी आएगी? 1 ही आएगी। क्यों 1 ही आएगी? क्योंकि 1s कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक ये हो गया। इसको लिखते हुए आपने कहा 1s2। हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, दोनों के लिए एक ही कक्षा का प्रयोग किया गया। दोनों इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक ही कक्षा का यूज किया गया। इसी वजह से दोनों को एक ही आवर्त में रखा गया। इसी वजह से दोनों को एक ही आवर्त में रखा गया। हीलियम भी पहले आवर्त में है और हाइड्रोजन भी पहले आवर्त में है। हीलियम भी पहले आवर्त में और हाइड्रोजन भी पहले आवर्त में है। क्यों? दोनों को भरने के लिए एक ही किसका प्रयोग किया गया? एक ही कक्षा का प्रयोग किया गया। अब ध्यान से सुनना अगली बात। यहां पर हमने कहा सर हम तो संयोजकता पढ़ रहे हैं, और संयोजकता को पढ़ने में इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 हैं। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 हैं। तो जब हम बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखेंगे तो आपको समूह देखना पड़ेगा। देखो यहां से एक निष्कर्ष निकाल लो। पहले जो अभी तक आपने पढ़ा, एक निष्कर्ष निकाल लो। क्या निष्कर्ष निकाला? कि समान आवर्त में रखे तत्वों की कक्षाएं समान होती हैं। कक्षाएं समान होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। समान आवर्त में तत्वों की कक्षाएं समान होती हैं। बच्चों एक बार बताओ, क्या ये बात समझ में आई क्या? एलिमेंट्स which are in same period have same इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट या सेल्स लिख देता हूं। एक बात तो ये बताओ, जैसे आपने हाइड्रोजन की एक बताई, अरे अभिषेक भाई तुम सुनो तो यार, सबका बताएंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, किसी का भी ले लो, हाइड्रोजन क्योंकि अभी तक आप 2 ही समझ पाए हैं तो मैं इसको 2 को लिखवा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए आगे समझिए। आवर्त मैंने आपको बताया। अब आइए पीरियड में, अब आइए इसमें क्या कहते हैं, समूह में आते हैं। समूह की क्या विशेषता होती है ये देखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम तीनों को ले लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम तीनों को ले लेते हैं। आइए, हाइड्रोजन, लिथियम, इसको ऐसे याद करेंगे, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की, वो सब मैं याद करवाऊंगा, रब से फरियाद। अभी आपको ये याद नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 है। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया कि इसकी जो परमाणु संख्या है इसकी 3 है, इसकी परमाणु संख्या 11 है, इसकी परमाणु संख्या 19 है। एक ही ग्रुप में देख रहे हो, देखो यहां, देखो यहां, इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसकी 3 है, इसकी 11 है, उसकी 19 है। तो देखो ध्यान से, अगली 57 से करके चलेगा। समूह की विशेषता देख रहे हैं, समूह की विशेषता देख रहे हैं। कुछ लिखने का तरीका समझ नहीं आ रहा, कुछ लिखने का तरीका समझ, जिसको अब भी समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा भाई। ये मेरा सर्वोत्तम है, उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा जिसको नहीं समझ पे आ रहा है। ठीक है, लिथियम पे आते हैं। जब लिथियम का पिछली क्लास देखकर रिवीजन नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या बनेगा? 1 कक्षा क्या बनेगी? 1s2 2s1। कक्षा क्या बनेगी? 1s2 और 2s1। ठीक है, कितनी कक्षाएं यूज की गई? 2 कक्षाएं यूज की गई, 2 कक्षाएं यूज की गई। एक पहली 1s2 और दूसरी 2s1। अगली पे आते हैं, अगली पे आते हैं। 11 हैं, 11 पर 1s2। एस वाली कक्षा में कितने आ सकते हैं? एस वाली कक्षा में 2 आ सकते हैं। 2s2 दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। 2p6 कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। 3s1 जोड़ के देखिए, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। 2 और 2 4 और 2 2 और 2 4 और 6 10 और 11, 10 और 11। इस कक्षा को K कहा, इस कक्षा को L कहा, इस कक्षा को M कहा, इस कक्षा को M कहा। पहले 2 कक्षाएं यूज हुई, इसे आपने K कहा और ये शुरू हो गई यहां से L, ये शुरू हो गई यहां से L। इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा। 19 पे आते हैं। ये जो भैया बहुत देर से कमेंट कर रहे थे सोडियम सोडियम बताओ, सुनो ध्यान से, 19 पर आते हैं। जब 19 पर आएंगे तो 19 को भरना होगा। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 10 हो गए। 3s2 10 और 2 12 हो गए, 10 और 2 12 हो गए। 3s2 2p6 3p6 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 12 6 18। यहां आ गया ps हो गया। अब आएगा 4s1। ये देखो यहां तक, ये कक्षा हुई K, ये कक्षा हुई L, ये कक्षा हो गई यहां से लेकर M, ये कक्षा हो गई M, और ये कक्षा हो गई 4s1n। कितनी कक्षाएं, कितनी कक्षाओं में भर रहे हैं सर? कितनी कक्षा बन गई है? KLMN तक पहुंच रहे हैं, KLMN तक। तो इसमें 1 कक्षा, इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें 4 कक्षा, इसमें 4 कक्षा। ओ अरे वो कहां गए बच्चा? बहुत देर से सोडियम सोडियम कर रहे थे, अब क्यों नहीं बता रहे हो कि समझ में आया कि नहीं आया है? तो देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे चलने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। ऊपर से नीचे चलने पर यहां 2 उपकक्षा, अगर KLM भी भूल जाओ तो यहां 2 उपकक्षा, यहां 4 उपकक्षा और यहां 6 उपकक्षा बढ़ गई। ऊपर से नीचे चलने पर, ऊपर से नीचे चलने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ गई है, कक्षाओं की संख्या बढ़ गई है। जिसको ये आफबाऊ का नियम नहीं आता वो पिछली कक्षा में जाकर सुधार करे, पिछली कक्षा में जाकर रिवाइज करे। ये बताना चाहता हूं। कंक्लूजन यहां से क्या निकालेंगे? कंक्लूजन ये निकालेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज टूवर्ड नॉर्थ टू साउथ इन अ ग्रुप। संख्या बढ़ती है। आवर्त में क्या पढ़कर आए थे? आवर्त में क्या लिखकर आए हो? आवर्त में कहा है कि समान आवर्त में रखे गए तत्वों की कक्षाएं संख्याएं बढ़ती हैं, कक्षाएं संख्याएं बढ़ती हैं, कक्षा संख्याएं नहीं, कक्षा संख्याएं बढ़ती हैं। एक आवर्त में कक्षा संख्या अलग अलग नहीं होती, कक्षा संख्या अलग अलग नहीं होती। जबकि किसी एक समूह में कक्षाओं की संख्या बदलती रहती है, कक्षाओं की संख्या बदलती रहे।
रहती है। ये केमिस्ट्री का बेस है, यहां से केमिस्ट्री शुरू होती है। ये डेट रटने से केमिस्ट्री पूरी नहीं होती, यहां से केमिस्ट्री शुरू होती है। अगली क्लास में जो चाहता है मुझे ढंग से समझ में आए, वो ऑफ बाउ का नियम पढ़कर आए घर से, वो ऑफ बाउ का नियम पढ़कर आए घर से। जो लोग चाहते हैं कि ये समझ में आ जाए, वो घर से अफवाहों का नियम, नहीं तो उनको अगली कक्षाओं में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर मुझे मत कहिएगा कि मुझे ये समझ नहीं, मुझे वो समझ नहीं। अगर आप अफवाहों का नियम नहीं जानते हैं, नहीं पढ़कर आते हैं, तो फिर मेरी गलती इसमें नहीं होगी, क्योंकि मैं अफवाहों का नियम आपको पढ़ा चुका हूं। इस नियम के आधार पर ही आगे जाकर, इस नियम के आधार पर ही आगे जाकर आप लोग अपनी इन कक्षाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।